ऑल राइट बेटा, डिमांड की थ्योरी हमने आपके साथ कवर अप कर ली थी। वी कवर्ड अबाउट एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के पार्ट थे। फिर बेटा इसके अलावा हमने करा था इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, जो कि चेंज इन डिमांड का पार्ट थे। ठीक है, नाउ इन टुडेज सेशन वी आर स्टार्टिंग विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लिटरली मतलब ये होता है कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एनी अदर फैक्टर ऑफ द कमोडिटी। अब जैसे बेटा मान लो बाहर बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो बेटा रेनफॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों बहुत प्रोपोर्शनेटली रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाहर रेनफॉल हुई तो बेटा बारिश में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अच्छा बेटा, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ में कंज्यूम करनी ही करनी है, जैसे कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना। तो बेटा अगर इन चीज़ों का प्राइस बढ़ भी जाएगा तो हम इनकी डिमांड एकदम से बहुत कम तो नहीं कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कम कर देंगे। ठीक है, बहुत माइनर सा, मतलब बेटा मान लो जैसे मिल्क है, मिल्क मान लो अभी फ़िलहाल चल रहा है 50 रुपीज़ पर लीटर फॉर फुल क्रीम मिल्क। तो बेटा मान लो कि आपके घर में 2 किलो लीटर मिल्क आता है एक दिन में, तो आपके 100 रुपीज़ खर्च होते हैं। अब बेटा मान लो कि मिल्क का प्राइस 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ होकर हो जाता है 60, लेट्स सपोज। तो बेटा आपके 120 रुपये खर्च होंगे अगर आप 2 लीटर मिल्क कंज्यूम करते हो। तो बेटा सपोज़ करो कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको मिल्क की ज़्यादा नीड है, तो यू माइट बी थिंकिंग कि अपनी एक टाइम की चाय छोड़ दो और 1.5 लीटर मिल्क ले लो। ठीक है, तो मतलब बेटा बहुत सोचना पड़ता है। तो यह हुआ क्या बेटा, प्राइस में तो बेसिकली चेंज आया, बट उससे आपने डिमांड बिल्कुल ज़ीरो या बहुत कम नहीं कर दी। आपको अपनी डिमांड भी मेंटेन करके चलनी है और आपको फैक्टर को भी देखते हुए चलना है। तो बेटा आप प्राइस भी देखोगे। अब मान लो कि एक एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, तो बेटा उस एरिया में जितनी भी शॉप्स होंगी, चाहे शॉप किसी भी चीज़ की होंगी, चाहे कपड़ों की, चाहे खाने के रेस्टोरेंट्स होंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल्स की शॉप होगी, फर्नीचर की शॉप होगी, हर जगह बेटा सेल बढ़ जाएगी, तो मतलब लोग डिमांड करेंगे उन चीज़ों की। तो बेटा इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है इसका मतलब ये होता है वो चीज़ कितना रिस्पॉन्ड कर रही है। अब जैसे कि ज़्यादातर जो ये कॉमन वर्ड आप लोगों ने सुना होता है या अपने ट्राउजर्स में या जीन्स में सुना होता है, ये कौन सी कितनी ज़्यादा इलास्टिक है उसमें पीछे लगी होती है। बेटा इलास्टिक का मतलब होता है कोई चीज़ कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, कोई चीज़ कितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना एक्सपैंड हो रही है, राइट। तो बेटा ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर प्राइस किसी चीज़ का 10% से अगर बढ़ता है तो कस्टमर उस चीज़ की डिमांड भी 10% से डिक्रीज़ कर देगा, ज़रूरी तो नहीं है ऐसा। ठीक है, तो बेटा हो सकता है कि एक पर्सन को एक चॉकलेट बहुत पसंद है, उस चॉकलेट का प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, मतलब देखो 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ होने में कितना परसेंटेज में चेंज आया है, 100% चेंज हुआ है प्राइस। पहले 10 रुपये था, अब 20 रुपये हो गया, तो कितने परसेंट से बढ़ा है बेटा, 100% से बढ़ा है। 10 का 100% क्या होता है, 10 इटसेल्फ। तो 10 + 10 इज नाउ 20। तो बेटा 20 रुपये के प्राइस पर भी पहले भी वो 2 चॉकलेट ले रहा था, अब भी वो 2 चॉकलेट ले रहा है। तो क्या डिमांड ने कोई भी इलास्टिसिटी दिखाई? नहीं, डिमांड वॉज परफेक्टली इन इलास्टिक। हालांकि देयर वॉज 100% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द चॉकलेट, बट डिमांड डेंट रिस्पॉन्ड एट ऑल। सो वी विल से डिमांड वॉज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है बेटा, मान लेते हैं एक कस्टमर है, वो 10 रुपीज़ की एक महीने में, मान लेते हैं बेटा 6 चॉकलेट कंज्यूम करता है एक पूरे महीने में, वो 6 चॉकलेट लेता है और अभी फ़िलहाल बेटा उसका प्राइस है 10 रुपये। ठीक है बेटा, एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 30 डेज़ में से उसका जो एवरेज कंजम्पशन है वो 6 चॉकलेट का है और चॉकलेट का प्राइस कितना है बेटा, 10 रुपये। अब बेटा मान लो चॉकलेट का प्राइस अगले महीने की स्टार्टिंग में हो गया 20 रुपये, कितने परसेंट से बढ़ा है बेटा, 100% से। 10 रुपये था, अब 20 रुपये हो गया, तो 100% से प्राइस बढ़ गया बेटा। बट उसने डिमांड 6 चॉकलेट से कम कर दी सिर्फ 3 चॉकलेट। तो बेटा डिमांड कितने परसेंट से कम करी है, 50% से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि बेटा पहले वो 5 दिन में एक एक खा रहा था, तब 6 चॉकलेट हो रही थी। अब बेटा वो 10 दिन में एक एक खाएगा, तब 3 चॉकलेट होंगी। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ना बेटा एक चीज़ आपको जो समझनी है वो यहाँ पर ये है, 10 रुपये पे कितनी चॉकलेट थी बेटा, 6 चॉकलेट थी। अब बेटा 20 रुपये पे कितनी चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है। तो प्राइस बेटा 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, तो कितने परसेंट से बढ़ा है, 100% से।
बेटा डिमांड पहले कितनी थी 6 चॉकलेट की, अब कितनी है 3, तो कितने परसेंट कम होगी, 50, आधी होगी, 50% होगी। तो बेटा देखो प्राइस में ज़्यादा चेंज आया बट डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं, डिमांड में आधा चेंज आया एज कम्पेयर टू प्राइस। प्राइस 100% से बढ़ा है, 10 रुपये से 20 रुपये हुआ है अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें, बट डिमांड तो बेटा 50% से कम हुई है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिमांड ने उतना रिस्पॉन्ड नहीं करा जितना प्राइस ने रिस्पॉन्ड करा बेटा। तो प्राइस ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड करा बेटा, तो हम बोलेंगे डिमांड इज लेस इलास्टिक, डिमांड कम इलास्टिक है। पर बेटा मान लो वो 10 रुपये के प्राइस पर पूरे एक महीने में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10 चॉकलेट ले रहा था बेटा, अब प्राइस मान लो बेटा हो जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं 15 रुपये, तो बेटा प्राइस कितने से बढ़ा 50% से। 10 का 50% कितना होता है 5 रुपये। 10 रुपीज़ का आधा कितना होता है बेटा 5 रुपये होता है, तो बेटा प्राइस 15 रुपये हो गया, तो कितने से बढ़ गया 50% से बढ़ गया प्राइस। तो बेटा प्राइस 50% से बढ़ गया। पहले वो डिमांड कर रहा था 10 चॉकलेट, एक महीने में वो 10 चॉकलेट खा रहा था, अब बेटा वो सिर्फ 3 चॉकलेट ले रहा है। डिमांड कितने परसेंट से कम हुई 70% से। पहले वो 10 चॉकलेट ले रहा था, अब वो सिर्फ 3 ले रहा है, तो बेटा 10 से 3 पर आ गया, कितने परसेंट कम हो गया 70% कम हो गया। तो बेटा अब डिमांड ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड करा है, तो अब डिमांड इज़ मोर इलास्टिक, अब डिमांड काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है। तो बेटा बस हमारे इस सिलेबस में हमें इसको प्राइस से रिलेट करना है। हालांकि बेटा प्राइस के अलावा और कोई चीज़ भी तो चेंज हो सकती है, जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी तो वो डिमांड में चेंज करेगा उसके हिसाब से। अगर किसी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगी, तो बेटा वो डिमांड में चेंज लेके आएगा। तो बेटा आपको प्रपोर्शन देखना है कि फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है और वो डिमांड में कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर एक कंज्यूमर की इनकम मान लो 50% से बढ़ जाएगी, तो बेटा वो अपने खर्चे थोड़ी 50% से बढ़ा देगा। जो जो चीज़ें वो लेता है वो सारी चीज़ें थोड़ी वो डबल मतलब आधे से और बढ़ा देगा। मतलब अगर वो 2 लीटर मिल्क ले रहा था तो उसमें वो आधा यानी कि 1 यूनिट और करके 3 लीटर पीना शुरू नहीं कर देगा बेटा। ठीक है, तो मतलब को समझो बेटा कि हर एक प्रोडक्ट से इलास्टिसिटी को देखा जाता है कि किस फैक्टर में चेंज आ रहा है और उस फैक्टर के अकॉर्डिंग डिमांड में कितना चेंज आ रहा है एक इंडिविजुअल कस्टमर की। ठीक है बेटा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा कुछ नहीं होती, वो एक डिग्री होती है कि कितना डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है बेटा। अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। मान लो बेटा कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस 10 रुपये है, वही चॉकलेट वाला एग्जांपल जो आपको मैंने बताया था अभी, 10 रुपये की चॉकलेट थी बेटा, वो ले रहा था सपोज करते हैं 6 चॉकलेट। ठीक है, अब बेटा जब प्राइस 20 रुपये का हो गया चॉकलेट का, तो अब वो 3 चॉकलेट ले रहे हैं बेटा। तो आप देख रहे हो बेटा प्राइस तो इंक्रीज हुआ पूरा 100% से, 10 रुपये से 20 रुपये हुआ तो 100% चेंज है, बट बेटा डिमांड तो आधी हो गई ना, 50% से कम हुई। तो बेटा अगर मुझे यहाँ डिग्री पता करनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिमांड ने आधा रिस्पॉन्ड करा है, डिमांड ने आधा रिस्पॉन्ड करा है एज कम्पेयर टू प्राइस। बेटा प्राइस में तो पूरा 100% चेंज है, 10 रुपये से 20 रुपये में 100% से प्राइस बढ़ा है, बट बेटा डिमांड तो आधी हो गई ना, आधे से कम हुई है, सेम आधी हुई है मतलब आधे से कम हुई है, तो 50% से बेटा डिमांड डिक्रीज हुई है। तो बेटा अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको बताना है कैसे इसको डिनोट करा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैपिटल ई और कैपिटल डी बेटा इसके सब एलिमेंट में ऐसे नीचे लिखा जाता है। बेटा दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा इस पर्टिकुलर शेड्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या, तो बेटा आप लोग बोलोगे आधी है, डिमांड ने आधा रिस्पॉन्ड करा ना। बेटा प्राइस ने पूरा 100% रिस्पॉन्ड करा है, डिमांड ने उसका आधा रिस्पॉन्ड करा है, तो हाफ। बेटा हाफ को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है 0.5। तो बेटा अगर आंसर 1 से ज़्यादा आता तो मतलब डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती। ठीक है बेटा, अगर मेरा आंसर मान लो अगर 6 से यहाँ पर मैं बोलता कि ये डिमांड 2 हो गई 1 होगी, तो बेटा परसेंटेज चेंज डिमांड में बहुत ज़्यादा आ जाता, तो बेटा आंसर मेरा 1 से ऊपर जाता। ठीक है, मेरा बेटा डिमांड अगर मेरी 0 हो जाती तो 100% से कम हो गई, पहले 6 हो रही थी अब बिल्कुल भी नहीं, तो 6 से सीधे 0, तो बेटा 100% से डिमांड कम होगी, तो मेरा आंसर क्या निकल के आता 1। जितना प्राइस ने रिस्पॉन्ड करा है उतना ही रिस्पॉन्ड डिमांड ने भी करा है। प्राइस 100% से बढ़ा, डिमांड 100% से कम हो गई। बेटा कोई भी चीज़ 100% से कम हुई मतलब वो चीज़ 0 होगी। 100% से कम होने का मतलब क्या है, पूरा खत्म हो जाना, और 100% से बढ़ने का मतलब क्या है, जो नंबर है उतना डबल हो जाना। आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म। 100% का मतलब क्या होता है बेटा, वही सेम नंबर और ऐड हो गया। अगर मान लो आपके मार्क्स 20 आए हैं, 100% और बढ़ गए तो कितने हो गए, 40 हो गए। जनरल बात में कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं बेटा, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ इसमें कि
कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर। तो बेटा इसको कुछ ऐसा लिखेंगे दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द percentage change in demand of a commodity because of percentage change in any factor या फिर determinant affecting demand of a consumer। बेटा कंज्यूमर्स तो मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, हम सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड की तो बात नहीं करेंगे, हमें मार्केट डिमांड को भी देखेंगे। तो बेटा ब्रैकेट में आगे एक एस लगा देना प्लूरल डिनोट करने के लिए कि इट कैन बी कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो बेटा ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि अगर आपकी इनकम मान लो 50% से बढ़ी तो आपने ऑलिव ऑयल की कंजम्पशन भी 50% से बढ़ा दी, तो बेटा डिमांड ने उतना ही रिस्पॉन्ड करा है जितना आपकी इनकम ने रिस्पॉन्ड करा है। तो बेटा यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी कितनी है 1। इनकम बढ़ी 50% से, आपने ऑलिव ऑयल आप मान लो पहले आप 4 लीटर यूज़ करते थे, अब आप यूज़ कर रहे हो 6 लीटर। बेटा 4 का आधा कितना होता है 2, तो बेटा 4 में 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया 6 लीटर। तो बेटा अब आप अगर 6 लीटर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपकी इनकम मान लेते हैं 10,000 से 15,000 हो गई, तो बेटा इनकम 10,000 से 15,000 होने का मतलब क्या, डिमांड 50% से बढ़ गई। बेटा 10,000 का आधा कितना होता है 5,000। अब 10,000 में अगर आधी इनकम और बढ़ रही है मतलब बेटा 15,000 हो रही है। ऑलिव ऑयल बेटा अगर आप 4 लीटर ले रहे थे तो बेटा उसमें आधा और बढ़ा दो, तो बेटा 4 का आधा कितना होता है 2, तो बेटा अब 6 लीटर ले रहे हो, तो बेटा आपने डिमांड भी ऑलिव ऑयल की 50% से बढ़ाई और बेटा आपने आपकी इनकम भी 10,000 से, तो बेटा दोनों 50-50% से चेंज हुए। तो बेटा आप बोलोगे कि जो आपकी इनकम की इलास्टिसिटी आई है ऑलिव ऑयल पे वो 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ बेटा 50-50% का चेंज है। तो जितना रिस्पॉन्ड आपकी इनकम ने करा उतनी ही रिस्पॉन्ड आपकी डिमांड ने भी करा है ऑलिव ऑयल की। ठीक है बेटा, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि इसमें फिर नॉर्मल गुड्स भी आ जाते हैं, इन्फीरियर गुड्स भी आ जाते हैं, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स भी आ जाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा चेंज तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, और उससे आपकी डिमांड पे फर्क आ सकता है। कोई भी चीज़ चेंज होगी जिसकी परसेंट, अब उसका कितना परसेंटेज चेंज है, आपकी इनकम में जैसे कितना परसेंटेज चेंज है, और आप जो भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो उसकी कितनी परसेंटेज में आप चेंज लेके आ रहे हो बेटा, वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा सीबीएसई वालों ने आपका काम बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि बच्चों को हर चीज़ मत पढ़ाओ, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी, बच्चों को सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ाओ। मतलब डिमांड में चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से, प्राइस की वजह से। बट बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो किसी भी वजह से हो सकती है ना, बट बेटा जो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, बेटा उसमें तो आपको लिखना है इन एनी फैक्टर। तो बेटा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमें करना है, ठीक है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमें आपके साथ डिस्कस करना है, तो बेटा उसको ईपी भी बोल सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। And because of the fact in your 11th standard you only have to do elasticity of price, so you can also synonymously call it elasticity of demand also, but you can't use it in when you will do graduation or higher education, because elasticity of demand बेटा बहुत एक वास्ट टॉपिक है, बट हम लोग उसको कर रहे हैं सिर्फ प्राइस से रिलेटेड। So that's why, just for your convenience guys, we are gonna use elasticity of price and elasticity of demand as synonyms to each other, ठीक है, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर योर 11th क्लास टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, चलो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होता है बेटा, जो भी प्रोडक्ट की आप डिमांड कर रहे हो उसमें कितना आप परसेंटेज चेंज कर दोगे जैसे ही उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ जाता है। अगर चॉकलेट का प्राइस 100% से बढ़ रहा है तो आप उसकी डिमांड 50% से कम कर रहे हो बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो डिमांड आपने आधी कर दी, तो बेटा जो आधी है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या फिर ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। बेटा प्राइस की बात हो रही है मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा, अगर बाकी सब फैक्टर्स होंगे तो चेंज इन
डिमांड आएगा बेटा, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब पता है आपको, जब प्राइस की वजह से चेंज आता है डिमांड में तो बेटा हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेटा जब और किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज आता है डिमांड में तो हम उसको बोलते हैं बेटा चेंज इन डिमांड। तो बेटा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइसेस की डेफिनेशन में मेक श्योर टू राइट डाउन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज in its price, due to percentage change in its price by a consumer या फिर बेटा मल्टीपल कंज्यूमर्स। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो हमारे सिलेबस में सेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की डेफिनेशन ही है। इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज in quantity demanded of a commodity due to percentage change in price by the consumer। बेटा जब एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज करता है उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो वो जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स होती है, वो जो डिग्री होती है कितनी टाइम्स डिमांड ने रिस्पॉन्ड करा है बेटा, वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जांपल से समझाऊंगा, किसी को अगर इन डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो ले सकते हो, मैं भी लेके ग्रुप में डाल दूंगा, पुराने वाले स्क्रीनशॉट्स भी लेके रह गए थे उनके साथ ही डाल दूंगा। अब बेटा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को जरा समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू डू इन आवर सिलेबस बेटा। नाउ प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन्स एवरीवन, लेट्स सपोज दैट देयर इज अ पेन, एक पेन मिलता है मार्केट में, उसका प्राइस एज्यूम करेंगे और उसकी क्वांटिटी डिमांड एज्यूम करेंगे। आप कितने पेन मार्केट से खरीद रहे हो बेटा, मान लो पेन का प्राइस है 5 रुपये और आप एक बार जब भी मार्केट जाते हो आप 4 पेन लेके आते हो। देखो मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपको दिख रहा है कि 20 रुपये है, बट वो आपके सिलेबस में, वो भी एक तरीका है बट वो आपके सिलेबस में इस साल के लिए डिलीटेड है, ठीक है। और वो जब आने वाले सिलेबस में ऐड अप होगा तो मैं उसका सेपरेट लेक्चर कर दूंगा, बट अभी फिलहाल तो टोटल एक्सपेंडिचर वाली अप्रोच से बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है ये टॉपिक। तो बेटा 5 रुपये पे आप 4 पेन खरीद रहे हो, मैं एक पेन का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब सिंपली मान लो बेटा पेन का प्राइस डबल हो गया, यानी कि 100% से बढ़ गया बेटा। 5 का 100% क्या होता है, 5 इट्सेल्फ, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद ही होगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर आपको पूरा देखना है तो वो उसका 100% है बेटा। किसी भी नंबर का 50% मतलब उस नंबर का आधा, किसी भी नंबर का 20% मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो बाई 20/100। तो बेटा परसेंटेज के कंसेप्ट समझो। तो बेटा 5 से प्राइस इंक्रीज होके कितना हो गया 10, मतलब पूरा 100% से बढ़ा है बेटा। अब मुझे ये मत बोलना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 50% से बढ़ा है बेटा, अगर 50% से बढ़ता तो 10 की जगह 7.5 आता बेटा। 50 का आधा कितना होता है बेटा 5 का आधा कितना होता है 2.5, ठीक है। 5 का आधा कितना होता है 2.5। तो बेटा अगर 50% से प्राइस बढ़ता तो 10 की जगह यहाँ 7.5 नहीं होना चाहिए था बेटा। 5 का पूरा 100% 5 खुद होता है बट अभी तो 10 आया तो 100% चेंज है बेटा, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है उनको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे बेटा ये परसेंटेज निकाली जाती है, घबराओ मत। फिलहाल के लिए समझो कि 100% से प्राइस बढ़ा बेटा, डिमांड आधी हो गई, ये 50% हो गई, ठीक है, और 50% से ही कम भी हुई है बेटा, दोनों को किसी भी एंगल से समझ सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो बेटा मान लो प्राइस 100% से बढ़ रहा है, डिमांड 50% से बेटा यहाँ कम हो रही है। आप सब लोग लॉ ऑफ डिमांड से फेमिलियर हो कि किसी भी चीज़ का बेटा अगर प्राइस बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, जाहिर सी बात है बेटा। इफ प्राइस विल इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड इज सपोज टू फॉल, दिस इज व्हाट बेटा लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड बेटा, एज्यूमिंग और किसी चीज़ में चेंज नहीं आना चाहिए बेटा। नाउ क्या आप सब लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि डिमांड ने आधा रिस्पॉन्ड करा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा डिमांड तो आधी हुई है ना, बट बेटा प्राइस तो डबल हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा 100 को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बेटा 50 निकल के आएगा। तो यहाँ पर बेटा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोल लो इसको, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल लो इसको बेटा, वो आधा है या फिर वो 0.5 है। इसका मतलब ये है कि डिमांड ने आधा रिस्पॉन्ड करा है एज कंपेयर टू प्राइस में जितना चेंज आया उससे। क्लियर, प्राइस 100% से बढ़ा, डिमांड आधी हुई, तो डिमांड ने आधा रिस्पॉन्ड करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। अब बेटा अगर मान लेते हैं डिमांड 0 हो जाती,
जीरो हो गई, पेन खरीद ही नहीं रहे बेटा। कितने से डिमांड कम हो गई? पूरे 100% से डिमांड खत्म। अब तो डिमांड ही नहीं हो रही। तो 4 पेन खरीद रहे थे, अब चारों ही नहीं खरीद रहे बेटा, डिमांड जीरो। तो मतलब 100% से डिमांड खत्म, अब डिमांड जीरो है बेटा। तो बेटा जितना रिस्पॉन्ड प्राइस ने करे उतना रिस्पॉन्ड डिमांड ने भी करे, जितना रिस्पॉन्ड प्राइस ने करा उतना ही रिस्पॉन्ड डिमांड ने भी करा। तो बेटा यहाँ पर तो बराबर है इलास्टिसिटी। इस केस में तो बेटा इलास्टिसिटी 1 हो गई। जितना रिस्पॉन्ड प्राइस 100% से बढ़ा, डिमांड आपने 100% से कम कर दी, राइट बेटा। तो ये इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी को बेटा देखा जाता है डिमांड की साइड से, कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी बेटा। ठीक है सर, अब मैंने आपको बोला था जिन बच्चों को ये परसेंटेज में दिक्कत हो रही है बेटा, उनके लिए मैं एक सोल्यूशन निकाल के लेके आ रहा हूँ, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी बेटा। लिसन, सपोज करो कि आपने एक एग्जाम दिया इकोनॉमिक्स का बेटा, उसमें आपके 60 मार्क्स आए हाफ ईयरली में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बेटा। आपने फाइनल एग्जाम जब दिया उसमें बेटा आपके 90 मार्क्स आए। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने परसेंट आपने यहाँ पर इंप्रूवमेंट करके दिखाई है, बेटा कुछ बच्चे बोलेंगे 30%, बट बेटा वो गलत बात है। अगर आपके 60 मार्क्स आए थे, वेरी गुड गौमित, अगर आपके 60 मार्क्स आए थे, आपने 90 मार्क्स अब की बार स्कोर करे हैं, तो बेटा 30% की इंप्रूवमेंट नहीं है, 50% की इंप्रूवमेंट है बेटा। क्योंकि 50 मतलब आधा। बेटा 60 में कितना ऐड हुआ कि 90 आया? बेटा 60 में 30 ऐड हुआ, ठीक है, बट मुझे डिफरेंस नहीं जानना दोनों का। मुझे ये जानना है बेटा कि कितने परसेंट आपने इंप्रूव करा है। तो बेटा मैं इंप्रूवमेंट तो 60 से देखूंगा ना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मैं इंप्रूवमेंट 60 से देखूंगा ना बेटा, कि 60 में कितना परसेंटेज और बढ़ गया बेटा। तो बेटा 60 तो 30 बेटा क्या होता है बेटा? 60 का आधा ही तो होता है। 60 को आधा जब मैंने करा तो वो 30 आया बेटा। तो मैं ये 50% देखना चाहता हूँ बेटा, कि 60 में जब मैंने 60 का आधा और ऐड करा तभी 30 आया ना बेटा। तो जो मेरी इंप्रूवमेंट हुई है बेटा वो 50% से, ठीक है। 60 से 90 मार्क्स मैंने स्कोर करे, तो जो डिफरेंस है वो 30 का है। तो मेरे जो परसेंटेज है, मेरी परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज हुई है 30 से, दैट्स अंडरस्टूड। बट मेरी जो बेटा इंप्रूवमेंट है वो 50% की। 60 मार्क्स से 90 में बेटा मैंने आधा और इंप्रूव कर लिया 60 में ऐड करके। तो बेटा क्वेश्चन यही आता है कि ये कैसे पता लगाया जाए बेटा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है किसी भी चीज़ का बेटा, तो एक सिंपल सा उसका फॉर्मूला है बेटा, कि दोनों वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो बेटा दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस बताओ बेटा, उसको डिवाइड कर दो बेस वैल्यू से, जो बेटा ओरिजिनल वैल्यू है बेटा, बस उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपको पता लग जाएगा कितना परसेंटेज चेंज है किसी भी चीज़ का। तो बेटा देखो दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 30, ये हम सबको पता है बेटा। बेस वैल्यू मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो बेटा? 60 से इंप्रूवमेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस। जो डिफरेंस है बेटा दोनों का अपॉन जो जिससे स्टैंडर्ड रखा हुआ है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। डिवाइड करोगे हाफ इंटू 50, बेटा 3 को 6 से काटूंगा तो नीचे 2 बचेगा, यहाँ 100 है, 100 को 2 से काटूंगा तो बेटा 50 बचेगा, ठीक है। तो बेटा 50% की यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है बेटा। अभी तो दिक्कत नहीं है बेटा, अगर 60 के बाद यहाँ 72 लिखा हुआ आ जाए, या फिर 72, या फिर बेटा 60 के बाद 69 आ जाए, ठीक है। हाँ तो बेटा कुछ बच्चे तो निकाल लेंगे, बट बेटा अगर पॉइंट्स में भी तो आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस वहाँ पर आती है, ठीक है। हाँ आप अगर हाँ बिल्कुल फॉर्मूला यही यूज़ हो रहा है, वैसे फॉर्मूला यही है बेटा। जिन बच्चों को नहीं पता मैंने उनके लिए बताया कि दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग। बेटा दोनों वैल्यू का डिफरेंस डिवाइड करो, जो मेन ओरिजिनल वैल्यू थी मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कितना परसेंटेज चेंज है बेटा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर ऐसे ही यहाँ पर ये जानना है 5 रुपये से प्राइस 10 रुपये हुआ, तो बेटा डिफरेंस कितने का है? 5 रुपये का, ये तो सबको नजर आ रहा है। और बेटा ओरिजिनल बेस वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल बेटा 5 रुपये की बेस वैल्यू थी। मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको 100 से, 5/5 कैंसिल होगा बेटा, कितना आएगा? 100%, ठीक है बेटा। तो गुड। तो बेटा यहाँ 100% से प्राइस बढ़ा है, तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो फॉर्मूले से आप लोग समझ सकते हो कि परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट नाउ बेटा। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। आई विल ऑल्सो पोस्ट दिस इन द ग्रुप बेटा, ठीक है बेटा। नाउ लेट मी explain this to you in little bit more detail,
तो बेटा 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 5 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। बेटा सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आए, डिमांड में कम चेंज आए परसेंटेज वाइज। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी में डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा। बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों में बराबर चेंज आएगा। बेटा चौथी पॉसिबिलिटी प्राइस में चेंज आएगा ही नहीं, सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा। बेटा आखिरी पॉसिबिलिटी प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं। तो बेटा ये 5 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैटेगरीज़ की। तो बेटा मैं एक एक करके आपको ये सारी बता देता हूँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नोट्स में से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? बेटा मतलब ये होता है कि कितना रिस्पॉन्स कर रही है आपकी डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर ऑफ डिमांड, राइट। तो बेटा वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, आपकी इनकम हो सकती है, कमोडिटी का प्राइस हो सकता है। और क्योंकि बेटा हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी है तो हम प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांड। अब की बार मैंने डिमांड नहीं लिखा, मैंने क्वांटिटी डिमांड लिखा है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो बेटा फॉर्मूला यही होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कितना डिमांड में चेंज है अपॉन प्राइस में कितना चेंज है। इसके बारे में और डिस्कशन करूंगा बेटा, अभी मैं घबराऊँ में। तो बेटा ये फॉर्मूला भी मैं समझाऊंगा अभी कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। बट पहले बेटा ये देख लो अलग अलग टाइप्स की इलास्टिसिटी। मैंने बोला बेटा ये 5 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा पहली पॉसिबिलिटी पे आएंगे, परफेक्टली इलास्टिक। बेटा परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैंने प्राइस लिखा, यहाँ पर बेटा मैंने डिमांड लिखी। चॉकलेट का प्राइस 10 रुपये। तो बेटा प्राइस वाई एक्सेस पे आता है और डिमांड हमेशा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की होती है बेटा हमेशा एक्स एक्सेस पे आती है। तो दूसरी चीज़ बेटा वाई एक्सेस पे आती है। ओरिजिन यहाँ पर आ गया बेटा, प्राइस 10 है तो बेटा प्राइस गिरा 10। चलो नहीं लिखा, हमने लिख दिया। मान लो बेटा पहले आप ले रहे थे 2 चॉकलेट, अब आप ले रहे हो बेटा 3 चॉकलेट। ठीक है बेटा, तो A2 चॉकलेट हो गया, A1 3 हो गया बेटा। तो अब आप इस B से आप M पर राइट वर्ड शिफ्ट हुए बेटा। बेटा 3 की जगह 1 भी हो सकता था, 1 की जगह बेटा 4 भी हो सकता था, बेटा 4 की जगह 10 भी हो सकता था। तो बेटा इसीलिए इस लाइन पर आप कहीं भी जा सकते हो, हमें श्योरिटी नहीं है बेटा। और बेटा इसका एग्जाम्पल भी कुछ नहीं हो सकता कि ऐसा कोई जनरल एग्जाम्पल कि प्राइस उतना ही है, कोई भी कस्टमर डिमांड बढ़ा देगा या कम कर देगा। बेटा ऐसा होना जनरली स्टैंडर्ड कोई एग्जाम्पल नहीं है। हो सकता है बेटा किसी चीज़ किसी पर्सन को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, और वो उसकी डिमांड बढ़ाता चला जाए, ठीक है। और बेटा हो सकता है कि और इन रियलिटी बेटा ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि जिसका प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहे। बहुत रेयर कमोडिटीज़ है जिनका प्राइस बेटा कांस्टेंट रहता है, और जिन चीज़ों का बेटा प्राइस कांस्टेंट रहता है उनकी डिमांड कभी भी कुछ भी हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। पर जब हाँ जैसे बिल्कुल करेक्ट, कुछ चीज़ें हैं जिनका प्राइस बेटा स्टैंडर्ड रहता है पर बेटा उनकी फिर हम डिमांड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो जब डिमांड कुछ भी हो रही है, डिमांड प्राइस उतना ही है, तो बेटा जब प्राइस में चेंज आ ही नहीं रहा तो बेटा डिमांड तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो बेटा पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हो सकती है, राइट बेटा। तो जनरली सेम रहेगी डिमांड, बट आगे पीछे अगर हो भी जाएगी तो बेटा वो प्राइस की वजह से नहीं होगी, वो अपने आप ही होगी, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर देखो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड अपने आप चेंज हो रही है बेटा। तो यहाँ पर बेटा प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है? 0, वो चेंज ही नहीं हुआ बेटा। डिमांड में देखो यहाँ पर 50% से इंक्रीज आया है, 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो बेटा यहाँ पर आप देखो बेटा यहाँ पर 50 है, यहाँ पर बेटा 0 है, तो बेटा 50/0 करोगे तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो बेटा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो कि डिमांड कहाँ पर आएगी। तो बेटा इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। तो बेटा जो परफेक्टली इलास्टिक होती है, बेटा प्लीज़ अपने वीडियो कैमराज ऑफ रखो। तो बेटा जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है वो ऐसे होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्राइस बेटा यहाँ पर आता है, डिमांड बेटा यहाँ पर आती है, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, ओरिजिन ये रहा, और बेटा ये आपकी डिमांड कर्व है। और बेटा डिमांड आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। तो इसलिए बेटा इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। रिमेंबर हॉरिजॉन्टल लाइन है। नाउ बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बेटा चेंज हो ही नहीं रही, डिमांड चेंज हो ही नहीं रही बेटा, प्राइस जितना मर्जी हो जाए। कुछ कस्टमर्स होते हैं ना, बोलते हैं प्राइस तो जितना मर्जी हो जाए, जिसको जो चाहिए वो लेके रहेगा, ठीक है। प्राइस एक चॉकलेट का 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, आपने कहा मैं 2 चॉकलेट पहले भी खाता था, अब भी खाऊंगा, हमेशा खाऊंगा, तो आपको बेटा प्राइस से बेटा फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो अब देखो बेटा प्राइस पहले P1 था, P1 मतलब बेटा 10 रुपये था, P2 हो गया 20 रुपये हो गया, फिर भी बेटा आप डी यानी कि 2 चॉकलेट खा रहे थे बेटा, अभी स्टैंडर्ड परफेक्टली इनइलास्टिक।
बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है चेंज हो ही नहीं रही। परफेक्टली क्या है बेटा, वो इनइलास्टिक है, जहां स्टैंड कर रही है वो वहीं रहेगी, वहां से बेटा वो चेंज हो ही नहीं रही। बेटा डिमांड में तो 0% चेंज आया, प्राइस में बेटा 100% चेंज आया, तो बेटा डिमांड ने कितना रिस्पॉन्ड किया, 0। तो बेटा इलास्टिसिटी भी कितनी है, 0। समझ में आया? डिमांड ने जब रिस्पॉन्ड करा ही नहीं बेटा, तो इलास्टिसिटी भी उसकी 0 ही निकल के आई है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो बेटा 0। तो बेटा जब डिमांड चेंज होगी ही नहीं तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। बेटा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इसकी शेप याद रखने के लिए। बेटा इनइलास्टिक की स्पेलिंग ये होती है, वहाँ गलत नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई से, तो बेटा इनइलास्टिक को आप ऐसे याद रख सकते हो। नोट थोड़ा लेम है बट याद रखने के लिए आप कहीं भूलोगे नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए है ये। तो बेटा जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो बेटा ऐसी लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। पिछली बार क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब डिमांड थी परफेक्टली इलास्टिक। अब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। सो नाउ बेटा इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेटा नेक्स्ट है बेटा मोर देन यूनिट इलास्टिक, जब बेटा डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम। बेटा डिमांड में कितना चेंज आया यहाँ पे, 100%, ठीक है। बेटा प्राइस में कितना चेंज आया, आधा, 40 से 20 हो गया, तो बेटा आधे से कम हुआ, बट डिमांड बेटा 100% से बढ़ गई। बेटा गोल्ड का प्राइस दिया हुआ है 10 ग्राम, बेटा 10 ग्राम सोना मान लो 24 कैरेट मिल रहा है 24,000 रुपये का, सॉरी 40,000 रुपीज़ का। फॉर 40,000 रुपीज़ यू कैन गेट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो बेटा 20 लोग लेने में इंटरेस्टेड है। अब बेटा गोल्ड का प्राइस सीधा आधा हो गया बेटा, बहुत बड़ी बात है। तो बेटा डिमांड तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। गोल्ड का प्राइस अगर कम होगा बेटा, तो गोल्ड का प्राइस अगर 10% से भी कम होगा तो बेटा डिमांड उसकी 20, 30, 40% से बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बेटा हाँ, तो बेटा जो लग्जरीज गुड्स होते हैं ना, जो थोड़े मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, इनका जैसे ही प्राइस 5 या 10% से भी कट डाउन होता है, इनकी डिमांड ऐसे शूट अप करती है 40-50% तक। बिल्कुल बेटा, आईफोन जब न्यूली लॉन्च होता है न्यू मॉडल उनका, तो वो प्राइस बहुत हाई रखते हैं, तो डिमांड उनकी गिवन होती है। बट जब प्राइस उनका 5 या 10,000 से भी कम होना शुरू होता है तो उनकी डिमांड, तो बेटा वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ और डिमांड ऐसे एकदम से शूट अप हुई, तो बेटा देखो डिमांड कर्व बहुत फ्लैट बन रही है। फ्लैट क्यों बन रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिमांड तो वो उतनी फ्लैट होती चली जा रही है बेटा, ठीक है। बेटा 40,000 रुपये जब गोल्ड का प्राइस था, 20 लोग ले रहे थे बेटा, 40,000 के प्राइस पे बेटा 20 लोग गोल्ड ले रहे थे यहाँ पे। अब बेटा 20,000 के प्राइस पे 40 लोग गोल्ड ले रहे हैं बेटा। अब आप बेटा देख सकते हो, बेटा यहाँ पर आप गैप देख लो और बेटा अब यहाँ पर गैप देख लो, तो बेटा जाहिर सी बात है कि डिमांड जो होगी वो फ्लैट ही बनेगी, ठीक है। तो बेटा बस यही रीज़न है कि डिमांड कर जो आपकी बन रही है वो फ्लैट बन रही है। तो बेटा याद रखने का तरीका, इसको ना फ्लैटर बोलते हैं, फ्लैटर। तो बेटा फ्लैटर में आर और बेटा मोर में आर कॉमन है, तो बेटा उससे याद रखना कि मोर देन यूनिट इलास्टिक में बेटा फ्लैटर बनती है। और बेटा कुछ इकोनॉमिस्ट ना इतना लंबा बोलने के बजाय मोर देन यूनिट इलास्टिक दे कॉल इट ओनली इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक है ना, क्योंकि बेटा डिमांड ने रिस्पॉन्ड करा 100%, प्राइस ने रिस्पॉन्ड करा 50%। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ डिमांड ने डबल रिस्पॉन्ड करा मल्टीप्लाई बाय 250 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा डिमांड ने जब डबल मल्टीप्लाई करा है तो बेटा वो 1 से ज़्यादा है, 2 तो 1 से ज़्यादा होता है ना बेटा। तो जब डिमांड 1 से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करी तो बेटा यूनिट यहाँ पर 1 को बोला गया। मोर देन यूनिट इलास्टिक मतलब बेटा वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है डिमांड के रिस्पॉन्स की। डिमांड ने बेटा रिस्पॉन्ड करा है 100%, प्राइस ने रिस्पॉन्ड करा है बेटा 50%, तो बेटा 50 का डबल होता है 100। तो डिमांड ने बेटा डबल रिस्पॉन्ड करा है, तो डबल बेटा 1 से ज़्यादा है, इसलिए मोर देन यूनिट इलास्टिक और शेप बेटा फ्लैटर है, ठीक है। बेटा अब होता है स्टीपर यानी कि लेस देन यूनिट इलास्टिक। बेटा देखो प्राइस बेटा 20 रुपये था, अब 40 हो गया, तो बेटा ब्रेड का प्राइस बढ़ गया 100% से। तो बेटा हम ब्रेड की डिमांड तो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर देंगे ना, बेटा ब्रेड की डिमांड हमने कम कर दी सिर्फ 50%, ठीक है। तो बेटा क्या अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड ने कम रिस्पॉन्ड करा है, राइट, डिमांड हैज़ रिस्पॉन्डेड लेस। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर ये 33% है, ठीक है, यहाँ पर ये 33.3% आएगा, ठीक है। तो बेटा दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है बेटा, ठीक है। 1/3 इंटू 100 विल बी 33.3, पर बेटा 33.3 100 से तो बहुत कम है ना बेटा, ठीक है। तो बेटा 100 को जब आप
0.3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ठीक है, तब जाके बेटा आपका ये 33.33 आएगा, ठीक है। 0.3 मतलब बेटा 0.33 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका ये निकल के आएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसलिए ये लेस देन यूनिट इलास्टिक है। तो बेटा देखो, जब ब्रेड का प्राइस 40 रुपये था तो बेटा आप 2 ब्रेड ले रहे थे, अब बेटा ब्रेड का प्राइस नहीं, एक सेकंड बेटा, ब्रेड का प्राइस 20 पे बेटा आप 3 पैकेट ब्रेड ले रहे थे, पहला ये वाला एग्जाम्पल बेटा। 40 रुपये के प्राइस पे बेटा आप 2 पैकेट ब्रेड ले रहे हो, तो बेटा अब की बार देखो, आप प्राइस में इतना चेंज आया पर बेटा डिमांड में उतना चेंज, तो बेटा ये लेस देन यूनिट इलास्टिक है। इसकी शेप बेटा स्टीपर होती है, थोड़ी स्टीप है, खड़ी खड़ी सी है, स्टीप है। फ्लैट ऐसे होती है बेटा, स्टीप ऐसे होती है। याद रखने का तरीका बेटा, लेस में 2 एस आते हैं ना, तो बेटा इससे आप स्टीपर याद रख सकते हैं, ठीक है, 2 ऐसे आप स्टीपर बेटा याद रख सकते हैं। बेटा लास्ट होती है यूनिटरी इलास्टिक, बेटा इसमें जितना चेंज प्राइस में उतना चेंज डिमांड में, ठीक है बेटा। मान लो कि आप 10 रुपये की 5 या चलो मान लो 6 चॉकलेट आप खाते हो, अब बेटा प्राइस 15 रुपये हो गया, तो कितने से बढ़ा, 50% से बढ़ा, तो बेटा आपने डिमांड भी 3 कर दी, 50% से कम कर दी, ठीक है बेटा। तो प्राइस बढ़ा आपका 50% से, डिमांड आपने 50% से कम कर दी, तो बेटा डिमांड ने उतना ही रिस्पॉन्ड करा है मल्टीप्लाई बाय 1 जितना प्राइस ने रिस्पॉन्ड करा। तो बेटा इसकी शेप कुछ ऐसी आती है, इसको ना बोलते हैं हाइपरबोला, दिस द शेप इज नोन एज बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी शेप याद रखना, बस इसकी शेप याद रख लो, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है बेटा। और इसको ये क्यों बोला जाता है वो बेटा कॉस्ट चैप्टर जब हम करेंगे ना, तो उसमें इसका एक रेफरेंस आएगा, तब आपको समझ में आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है। बट बेटा ये 5 केसेस आपको याद करने हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। इसके न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैं आपको इसकी एक बार ये समरी भी करवा दूंगा, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसकी समरी के साथ स्टार्ट करेंगे।